So, hello everyone. The topic that we'll be starting today is aortic regurgitation. ठीक है, तो हमें अभी इतना पता है कि स्टेनोसिस का मतलब कोई वॉल्व ठीक तरीके से खुल नहीं पा रही है और रिगर्गिटेशन का मतलब कोई वॉल्व ठीक तरीके से बंद नहीं हो पा रही है। तो हम अब क्या पढ़ने वाले हैं? एओर्टिक रिगर्गिटेशन, है ना। मतलब एओर्टिक वॉल्व ठीक तरीके से बंद नहीं हो पा रही है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में, इस फोटो में देख सकते हो कि एओर्टिक वॉल्व खुली हुई है ना। एओर्टिक वॉल्व ठीक तरीके से बंद नहीं हो पा रही है। इससे नुकसान क्या होगा? जब एओर्टिक वॉल्व ठीक तरीके से बंद नहीं हो पाएगी तो ब्लड का क्या होगा? बैक फ्लो होने लगेगा, है ना। बैक फ्लो होने लगेगा। सो देयर वुड बी अ बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज एओर्टिक रिगर्गिटेशन? इट इज द इनकॉम्पिटेंसी ऑफ द एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व खराब हो चुकी है, इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है, सो दैट विच कॉजेज बैक फ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम एओर्टा। एओर्टा से कहाँ पे जाएगा ये ब्लड? टू द एलवी, फ्रॉम एओर्टा टू द एलवी थ्रू द एओर्टिक वॉल्व। आई थिंक दैट्स वेरी क्लियर टू यू। तो एओर्टिक रिगर्गिटेशन का मतलब एओर्टिक वॉल्व में कोई दिक्कत हुई है जिसके कारण एओर्टिक वॉल्व जो है ब्लड का बैक फ्लो करा रही है। अब एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे। नॉर्मली आपको पता है, जस्ट फोकस ऑन दिस डायग्राम, राइट। दिस इज एओर्टा, ओके, वी कुड सी दिस। दिस इज माई एलवी, दिस इज माई एलए, दिस इज माई एलवी, and this is the valve called as mitral valve and this is the aortic valve which I have marked. अब मैंने बोला एओर्टिक वॉल्व इनकॉम्पिटेंट हो गई है। एओर्टिक वॉल्व क्योंकि इनकॉम्पिटेंट हो चुकी है तो ब्लड जो है वो जल्दी जल्दी से एओर्टा में अगर गया, सिस्टोल के समय ब्लड पूरा एओर्टा में भेज दिया गया, ठीक है। अब एलवी खाली हो गया और डायस्टोल के समय एलए से ब्लड तो आ ही रहा है, डायस्टोल के समय ब्लड एलवी में एओर्टा से भी आने लग जाएगा। अब जब ब्लड डायस्टोल के समय एओर्टा से आएगा तो पहले वो एकदम से निकल करके एलवी में आएगा। कई बार क्या होता है, जब ये ब्लड एओर्टा से एलवी में आता है तो ये हमारी मिट्रल वॉल्व को भी स्ट्राइक करता है। यहाँ पे आपको पता है, देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है, नॉर्मली द ब्लड इज कमिंग एंड इट इज going inside the LV, but sometime what's happened, some fraction of blood is also striking this valve. This valve is the mitral valve और ये mitral valve के भी specifically किस पार्ट को स्ट्राइक करता है? ये mitral valve के भी किस पार्ट को स्ट्राइक कर रहा है? the anterior leaflet of the mitral valve। अब ये चीज़ें मैंने क्यों बताई? क्योंकि यहाँ पे हमें दो कैरेक्टरिस्टिक मर्मर्स मिलते हैं जो हमें याद होना चाहिए। देखो, दिस इज अ मस्ट नो पॉइंट। व्हेन एओर्टिक वॉल्व इज इनकॉम्पिटेंट, ब्लड फ्लोज बैक फ्रॉम एलवी टू द एओर्टा। ओके, हमने इसको रिलेट कर दिया है ना। ब्लड फ्लोज बैक टू द एलवी फ्रॉम एओर्टा। इसके कारण हमें एंड डायस्टोलिक मर्मर मिलता है ना। तो ये जो लाइन अभी मैंने शेड की, इसके कारण कौन सा मर्मर मिल रहा है आपको? एंड डायस्टोलिक मर्मर मिल रहा है। लेकिन कई बार कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जो है एंटीरियर वॉल ऑफ द मिट्रल, जो एंटीरियर लीफलेट है मिट्रल वॉल्व की, उससे टकराता है और उसके कारण जो मर्मर मिलता है हमें, उसे हम बोलते हैं ऑस्टन फ्लिंट मर्मर या मिड डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस। नाउ हम जब एएस पढ़ रहे थे तो मैंने कभी भी अक्यूट वर्ड का यूज़ नहीं किया था वहाँ पे, है ना। आई ऑलवेज सेड दैट एएस इज अ क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन, क्रॉनिक कंडीशन। एओर्टिक स्टेनोसिस इज द क्रॉनिक प्रोग्रेसिव डिसीज। पर अगर मैं बात करूँ एआर की, तो एआर कुड बी अक्यूट ऑल्सो एंड एआर कुड बी क्रॉनिक ऑल्सो। चलिए देखते हैं क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एआर के। सबसे पहले जब हमारी एओर्टिक वॉल्व जो है वो बाइकस्पिड हो जाए। नॉर्मली आपको पता है हमारी एओर्टिक वॉल्व में 3 कस्प होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरी एओर्टिक वॉल्व जो है बाइकस्पिड हो जाएगी, देन इट वुड बी कॉजिंग व्हाट? इट वुड बी कॉजिंग एआर। दूसरी कंडीशन होती है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस एक अक्यूट कंडीशन होती है, अक्यूट इमरजेंसी की कंडीशन होती है, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस के केस में होता क्या है, एओर्टिक वॉल्व की जो लीफलेट है ना उसमें होल हो जाता है। अब सोचिए अगर इस लीफलेट में होल हो गया तो कितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड लीक बैक करेगा एओर्टा से एलवी में। जब ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड लीक बैक करेगा एओर्टा से एलवी में, तो जो हार्ट है हमारा बेसिकली वो अक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर में चला जाता है एंड पेशेंट डाइज विद इन 24 आवर्स अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पल्मोनरी एडिमा एंड हार्ट फेलियर। ठीक है, तो पहला कंडीशन बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, दूसरी कंडीशन एंडोकार्डाइटिस, तीसरी कंडीशन है रोमैटिक हार्ट डिसीज। रोमैटिक हार्ट डिसीज आपको पता है कभी भी अकेले नहीं होती, हमेशा ये किसी न किसी एकम्पनिंग लीजन ऑफ अनदर वॉल्व के साथ होती है, यूजुअली द मिट्रल वॉल्व। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपको याद रखना है रोमैटिक हार्ट डिसीज के बारे में वो ये है कि इट कुड कॉज स्टेनोसिस ऑल्सो एंड इट कुड कॉज रिगर्गिटेशन ऑल्सो।
मतलब रूमेटिक हार्ट डिसीज़ जो है स्टेनोसिस भी कॉज कर सकता है और रिगर्गिटेशन भी कॉज कर सकता है। कैसे, देखते हैं। देखिए, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ प्रिंसिपली आपके जो वॉल्व की कस्प होती है उनकी थिकनिंग करा देता है। अगर वॉल्व की कस्प की थिकनिंग हो जाएगी तो वॉल्व ठीक तरीके से ओपन नहीं हो पाएगी। वॉल्व ठीक तरीके से ओपन जब नहीं हो पाती, उसी कंडीशन को हम स्टेनोसिस बोल देते हैं। इसके अलावा लेटर स्टेजेस में जो एओर्टिक वॉल्व होती है रूमेटिक हार्ट डिसीज़ के कारण, वहाँ पे फाइब्रोसिस और शॉर्टनिंग होने लगती है ना। जैसे मान लो अगर मेरी ये एक कस्प थी वॉल्व की, है ना, हमने बोला इसकी फाइब्रोसिस हो गई, इसकी शॉर्टनिंग हो गई, तो डेफिनेटली अब जो वॉल्व है वो रिगर्गिटेंट वॉल्व हो जाएगी, वो ठीक तरीके से बंद नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो रूमेटिक हार्ट डिसीज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉज। तीसरा कॉज होता है मिक्सोमेटस डीजेनरेशन ऑफ द वॉल्व। मिक्सोमेटस डीजेनरेशन ऑफ द वॉल्व का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कोलेजन डिफेक्ट होता है। बेसिकली एओर्टिक वॉल्व जो है हमारी डिफेक्टिव हो जाती है, और क्योंकि एओर्टिक वॉल्व डिफेक्टिव हो गई, अगेन देयर वुड बी अ बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। सिफिलिस, इट इज़ हैविंग अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट, क्योंकि सिफिलिस जो है आपकी एओर्टा में वॉल्व को बस नहीं इन्वॉल्व करता, इट इज़ इन्वॉल्विंग द थोरैसिक एओर्टा, वहाँ पे एन्यूरिज्म करा देता है सिफिलिस। इट इज़ इवन इन्वॉल्विंग द रूट ऑफ एओर्टा। Within few minutes we will be learning what indeed is the root of aorta, and ये AV वॉल्व का डैमेज करता है। इसके अलावा एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें HLA-B27 का एसोसिएशन होता है। तो दैट इज ऑल्सो कॉजिंग व्हाट, दैट इज ऑल्सो कॉजिंग एओर्टिक रिगर्गिटेशन। सो आई एम अगेन रिपीटिंग व्हाट आर द कॉजेज: बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल्व, एंडोकार्डाइटिस, रूमेटिक हार्ट डिसीज, मिक्सोमेटस डीजेनरेशन, सिफिलिस एंड एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंड यू नीड टू लर्न दीज पॉइंट। मूविंग फॉरवर्ड टू द पार्ट्स ऑफ द एओर्टिक वॉल्व। अब अगर मैं एओर्टिक वॉल्व के पार्ट्स की बात करूँ तो आप इस डायग्राम को अगर क्लियरली देखो तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये LV है, ये LA है, और ये जो है ये एओर्टा है। ठीक है, क्या क्या पार्ट्स दिख रहे हैं, लेट मी शेड इट टू यू। सबसे पहला पार्ट एन्युलस दिख रहा है ना। हमें पता है एओर्टिक वॉल्व कैसी होती है, एक ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। अगर मैं इसको 2 डिमेंशनली आपको दिखाऊं तो इसमें 3 लीफलेट होती हैं, लीफलेट नंबर 1, 2 एंड 3। ये सिमेट्रिकल वॉल्व है। ठीक है, इसके अलावा हमें एन्युलस मिलता है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है। एन्युलस का मतलब वो स्ट्रक्चर जिसमें ये पूरा फिट इन हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कमीशर्स होते हैं जो मैंने रेड कलर से बनाया है ना, जिसमें तीनों लीफलेट आकर के चिपक जाती हैं जब आपका ये वॉल्व क्लोज होने लगेगा। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो आपको पता होना चाहिए एओर्टिक वॉल्व का, पर ये एक 2 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है। एओर्टिक वॉल्व इज अ 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर, है ना। उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो, एओर्टिक वॉल्व में एन्युलस होता है जो मैंने आपको दिखाई दिया है। इसके अलावा एओर्टिक वॉल्व जैसे ही ओपन होती है एओर्टा में तो एक डायलिटेशन वाला आपको पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनस ऑफ वेल्सेल्वा। उसके बाद जब एओर्टिक वॉल्व जानकर कन्वर्ट ही होने वाली है एओर्टा में, यानी एओर्टिक वॉल्व कंटिन्यू करेगी जब एओर्टा में, असेंडिंग एओर्टा में, तो जो जंक्शन आता है उसको बोल देते हैं साइनोट्यूबुलर जंक्शन। ठीक है, ये कुछ पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली में एओर्टिक वॉल्व में हम लीफलेट्स को काउंट कर रहे हैं मेनली, जो 3 लीफलेट्स हमने पढ़ी है ना, ये जो आपने 3 लीफलेट पढ़ी। पर अगर मैं एओर्टिक रूट बोल रही हूँ तो एओर्टिक रूट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, साइनस ऑफ वेल्सेल्वा, इंटरलीफलेट ट्रायंगल, साइनोट्यूबुलर जंक्शन, लीफलेट की अटैचमेंट, लीफलेट, एन्युलस, बहुत सारी चीज़ें, है ना। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, दैट्स वेल एंड गुड, एल्स यू कुड रेफर टू दिस डायग्राम ऑल्सो। Moving to the next heading, we are done with the definition, we are done with the causes, we are done with the parts of the aortic wall. Now coming to the classification of the aortic regurgitation. देखिए, aortic regurgitation वो कंडीशन है जो अक्यूट भी हो सकती है, क्रॉनिक भी हो सकती है। जब मैं अक्यूट एओर्टिक रिगर्गिटेशन की बात करती हूँ तो इसमें ये 4 कॉजेज आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि अक्यूट में इमरजेंसी होती है, वी नीड टू मैनेज देम एज सून एज पॉसिबल। डिसेक्शन ऑफ एओर्टा, ठीक है, ट्रॉमा की कोई कंडीशन हो गए, है ना, ये रप्चर ऑफ साइनस ऑफ वेल्सेल्वा, एंड यू नो नाउ व्हाट इज साइनस ऑफ वेल्सेल्वा। ठीक है, देखिए, ये हर में आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे रूट इन्वॉल्व हो रही है और कहाँ पे वॉल्व की लीफलेट इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में वॉल्व की लीफलेट इन्वॉल्व होती है, डिसेक्शन ऑफ एओर्टा में पूरा का पूरा रूट इन्वॉल्व हो जाता है, ट्रॉमा के केस में वॉल्व और रूट दोनों इन्वॉल्व होती हैं। अगर क्रॉनिक कंडीशंस की बात करूँ, है ना, क्रॉनिक कंडीशंस की बात करूँ तो अगेन हमने फिर से डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, वैल्वुलर और रूट के लीजन। ऐसी कौन कौन सी क्रॉनिक कंडीशंस हैं जो वाल्व को इन्वॉल्व कर सकती हैं? रूमेटिक हार्ट डिसीज, टाकायासु आर्टराइटिस एंड एनकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। यू नीड टू लर्न दिस, ओके, मेक ट्रिक, जो भी कर सकते हो करिए, पर ये आपको बहुत कम पार्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नैरो डाउन दी कॉजेस। इसके अलावा अगर रूट के लीशंस की बात करें तो इसमें 4 याद करने हैं। सिफिलिस के केस में ये होता है, मार्फन सिंड्रोम के केस में होता है,
एलाडेलो सिंड्रोम के केस में होता है, और अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के केस में भी आपका एओर्टिक रिगर्गिटेशन डेवलप हो सकता है। मार्फन सिंड्रोम की अगर मैं बात करूँ, सो यू वुड बी शॉक टू लिसन दिस दैट माइकल फेल्प्स, who is the international swimmer, he is suffering from Marfan syndrome। ठीक है, Marfan syndrome में आपको जो फीचर्स मिलते हैं वो आप पढ़ोगे, है ना, पर अभी आप याद रखो कि इनको था ये कंडीशन। इसके अलावा अब्राहम लिंकन की अगर मैं बात करूँ तो उनको प्रॉपर AR ही था, है ना, उनको प्रॉपर एओर्टिक रिगर्गिटेशन डिसीज ही थी, राइट। सो इन हिस्ट्री यू विल फाइंड सो मेनी पीपल हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन। एक और बार क्लासिफिकेशन इसका देख लिया हमने एक्यूट और क्रॉनिक में। देखिए कई लोग इसको ऐसे भी क्लासीफाई करते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट सीवियरिटी के बेसिस पे, और एक सीवियर। ठीक है, माइल्ड टू मॉडरेट वो कंडीशन होती है जिसमें सिम्टम्स नहीं आते। देखो एक चीज़ समझो कि ये जो कंडीशन है ये वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन है। एओर्टिक रिगर्गिटेशन एक वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन है। भाई हो क्या रहा है डायस्टोल के दौरान, है ना, डायस्टोल के समय क्यों है वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन समझते हैं। ये मेरा LV है, ठीक है। अब मान लीजिए फेज ऑफ डायस्टोल है। डायस्टोल के समय जो LV है उसको 2 सोर्सेस से ब्लड मिल रहा है ना। वो कौन से 2 सोर्सेस हैं जिससे LV को ब्लड मिल रहा है। पहला सोर्स जो है ब्लड जो है वो डायरेक्टली आपका LA से आ रहा होगा LV में, ठीक है, दैट इज वन सोर्स ऑफ द ब्लड, एंड सेकेंड सोर्स वुड बी फ्रॉम एओर्टा, एंड दैट इज वाई देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ द डायस्टोल, एंड दैट इज वाई आई एम सेइंग दैट इट इज अ डायस्टोलिक डिस्फंक्शन। इट इज solely and wholly a diastolic dysfunction, point number 1, and point number 2 that you need to remember in this condition is this, that इस केस में वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन है ये। क्योंकि ये वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन है, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट इज़ अ वॉल्यूम ओवरलोड कंडीशन। क्योंकि ये वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन है तो वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन में आपको पता है पेशेंट को पैल्पिटेशंस आते हैं, ठीक है, पैल्पिटेशंस आते हैं। वो अपनी हार्ट बीट को खुद फील करने की कोशिश करेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ही वुड बी एबल टू फील दैट हार्ट इज बीटिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, है ना, ही वुड बी एबल टू फील दैट, ठीक है। तो माइल्ड टू मॉडरेट में पेशेंट को सिम्टम्स नहीं होते, प्लस माइनस पैल्पिटेशंस हो सकते हैं। सीवियर की बात करूँ तो पेशेंट सिम्टोमैटिक होगा क्योंकि अब LV जो है वो फेल कर चुका है। ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, बहुत अच्छे से समझते हैं। क्लासिफिकेशन समझने के बाद हम अक्यूट और क्रॉनिक की थोड़ी सी पैथोजेनेसिस देख लेते हैं। देखिए अक्यूट जो AR है वो अभी मैंने आपको बताया एक एमरजेंसी कंडीशन होती है। क्यों एमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि अक्यूट AR हुआ, फॉर एग्जाम्पल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ, पेशेंट को वॉल्व की लीफलेट में परफोरेशन ही हो गया, ठीक है। ये मेरी नॉर्मल लीफलेट थी फॉर एग्जांपल, अब इसमें परफोरेशन हो गया। परफोरेशन होगा तो क्या होगा, सडन इंक्रीज इन अ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द LV, क्योंकि 2 सोर्सेज से ब्लड आ रहे हैं ड्यूरिंग द फेज ऑफ डायस्टोल, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। अक्यूट में बुरी चीज़ क्या होती है कि हार्ट को इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो अडाप्ट कर सके, राइट। LV इज़ नॉट गेटिंग एनफ टाइम टू अडाप्ट, ठीक है। LV को इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो अडाप्ट कर सके। आपने इतना सारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड दे दिया उसको, इट इज़ नॉट एबल टू हैंडल दैट एक्सट्रीम वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है। इसको भी समझते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ये। अगर ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट, एंड यू नो वेल दिस वुड बी माई लेफ्ट एट्रियम, you know well that, and left atrium is drained by the pulmonary veins, you know this also, and these pulmonary veins are coming from my lungs, ठीक है। देखा क्या गया है कि जब ये सारी चीज़ों के जो प्रेशर चेंजेस हैं वो एक दूसरे में रिफ्लेक्ट होते हैं। मतलब अगर लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ा, यहाँ पे जो हमारा बढ़ रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर डायस्टोल के एंड में बढ़ रहा है, तो उसके कारण LA का प्रेशर बढ़ेगा, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ जाएगा। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा तो पल्मोनरी वेसल्स में जो प्रेशर है, फिर पल्मोनरी वेन्स में जो प्रेशर है वो बढ़ेगा, फिर पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर बढ़ेगा। अल्टीमेटली जो लंग है वहाँ पे प्रेशर बढ़ने लगेगा, जिसके कारण लंग्स में कंजेशन होने लगेगा। और क्रॉनिक स्टेजेस में ये जो है लंग का कंजेशन जो है धीरे धीरे इस हद तक कंजेशन हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाता है कि ये पेशेंट में अक्यूट पल्मोनरी इडीमा कॉज करता है, और पेशेंट जो है उसकी डेथ हो जाती है LV फेलियर और अक्यूट पल्मोनरी इडीमा के कारण। सो मेन कॉज ऑफ डेथ इज बेसिकली द लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ठीक है। पेशेंट वुड डाई, यू वुड बी शॉक टू लिसन दिस, इन लेस देन 24 आवर्स। 24 घंटे से कम में भी पेशेंट की डेथ हो सकती है इस कंडीशन में। अब क्रॉनिक AR में क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। क्रॉनिक AR में बेसिकली होता क्या है, जब हम क्रॉनिक AR की बात करते हैं तो यही जो वॉल्यूम का इंक्रीज़ है, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एकदम सडन इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम का, राइट। जब हम क्रॉनिक अक्यूट AR की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया सडन इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम का। पर अगर मैं क्रॉनिक AR की बात करूँ तो क्रॉनिक AR में हो क्या रहा है, मॉडरेट और स्लो इंक्रीज़ हो रहा है वॉल्यूम में। अब देखिए यहाँ पे आपको फ्रैंक स्टैलिंग लॉ पता होना चाहिए। फ्रैंक स्टैलिंग लॉ बेसिकली बोलता क्या है, फ्रैंक स्टैलिंग लॉ ये बोलता है कि ये मेरा LV है ना, जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड डायस्टोल के एंड में लेफ्ट वेंट्रिकल
वेंट्रिकल में भरेगा, है ना। 2 एग्जांपल लेते हैं, ये एक लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल नंबर 2 है। फॉर एग्जांपल डायस्टोल के एंड में इस लेफ्ट वेंट्रिकल में 50 ml ऑफ ब्लड है और डायस्टोल के एंड में इस लेफ्ट वेंट्रिकल में 30 ml ब्लड है। दीज आर जस्ट आर्बिटरी नंबर्स, ठीक है। तो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ ये बोलता है कि डायस्टोल के एंड में जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड होगा, जो मेरा LV है उतना ज़्यादा फोर्स लगाएगा इस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ब्लड को निकालने के लिए, और जब ज़्यादा फोर्स लगेगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगी। सेम चीज़ आपको इस ग्राफ से समझनी है ना। इस ग्राफ में भी वही चीज़ बताई गई है। देखो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम जैसे 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 बढ़ रहा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ रहा है, पर ये एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, ठीक है। एक मैक्सिमम कैपेसिटी बढ़ेगा, उसके बाद ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रही है। क्रॉनिक AR में बेसिकली क्या हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ रहा है, जिसके कारण वॉल स्ट्रेच होगी। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ लगाओ, मायोकार्डियम एक्सपैंड बहुत फोर्सफुली करेगी क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। इसके कारण जो फास्ट राइज पल्स आपको देखने को मिलती है कि एकदम से ब्लड जो है बहुत तेज़ी से निकलने की कोशिश करता है LV से। पर मज़ेदार बात क्या है, जैसे ही ये ब्लड निकला, ये गेट तो बंद ही नहीं हो पाया जो बीच में था। ये गेट कौन बना रहा था, आपका एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व ठीक से बंद ही नहीं हो पाया, तो ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड वापस से अंदर आ जाता है, राइट। सो देयर इज फास्ट राइज, बट देयर इज फास्ट फॉल ऑल्सो, राइट। फास्ट फॉल भी होता है ना, क्योंकि एओर्टिक वॉल्व जो है वो इनकम्पिटेंट होती है। एंड दैट इज वाई वी गेट कोलैप्सिंग पल्स और वाटर हैमर पल्स और कॉरिगन पल्स। एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस, दिस इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ओवरऑल पैथोजेनेसिस की। ओवरऑल पैथोजेनेसिस क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको साइंस एंड सिम्टम्स नहीं याद करना पड़ेगा। देखो क्रोनिक AR को डेवलप होने में 10 से 15 साल लगते हैं। क्रोनिक AR में होता क्या है, एकदम सीक्वेंस में चलेंगे, आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी पड़ेगी। भाई मैंने बोला अगर AR हो गया पेशेंट को तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ेगी। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गई क्योंकि 2 सोर्सेस से ब्लड आ रहा है, ठीक है। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ गई, भाई पूरा का पूरा ब्लड जो है वो पूल हो गया आपका कहाँ पे, LV पे। इसके कारण क्या हो रहा है, पेरिफेरल परफ्यूजन कम होगा। पेरिफेरल परफ्यूजन कम हुआ तो मेरा रास सिस्टम स्टिमुलेट हो गया। रास सिस्टम ने सोडियम वाटर रिटेंशन करा के प्रीलोड बढ़ा दिया। आपको पता है अगर सोडियम वाटर का रिटेंशन होगा तो प्रीलोड बढ़ जाएगा। और पेरिफेरल वेसो कंस्ट्रिक्शन करा के रास सिस्टम ने आफ्टर लोड बढ़ा दिया। तो इवेंचुअली रास सिस्टम ने मेरे हार्ट का वर्कलोड बढ़ा दिया, और वर्कलोड जब बढ़ जाएगा तो हार्ट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, जिसके कारण इस पेशेंट को क्या होगा, चेस्ट पेन होगा या एंजाइना होगा। लेकिन क्रॉनिकली अगर ये चीज़ चलती रही, बहुत लंबे समय तक आप हार्ट का अगर जो है वर्कलोड बढ़ाते जा रहे हो, तो इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होने लगेगी हार्ट की। इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी का मतलब क्या है, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हेल्दी LV है। कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में आप देख सकते हो कैविटी की साइज़ कम हो गई, पर इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी में कैविटी की साइज़ बढ़ गई। ये बॉडी का अडाप्टेशन है। बॉडी ऐसा क्यों करना चाह रही है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ चुका है, और उस बढ़े हुए वॉल्यूम ऑफ ब्लड को एकोमोडेट करने के लिए जो बॉडी है उसने जो है ज़्यादा ब्लड को एकोमोडेट करने के लिए इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी करा दी। इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी करा दी तो वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ ब्लड LV में एकोमोडेट होने लगेगा, जिसके कारण अब जो एडाप्टेशन के बाद जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो नॉर्मल रहेगा, है ना। फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ लग रहा है तो ब्लड LV कॉन्ट्रैक्ट होगा और ब्लड निकलेगा, है ना। और वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो एकोमोडेट भी हो रहा है। कई बार ये वॉल्यूम ऑफ ब्लड बढ़ भी जाता है। सिंपल चीज़ ये समझो कि यहाँ पे डायस्टोल के एंड में जो प्रेशर है लेफ्ट वेंट्रिकल में वो नॉर्मल रहेगा। कोई प्रेशर में इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता, क्योंकि इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो गई है। बहुत क्रॉनिक स्टेजेस में लेटर ऑन, आई टोल्ड यू इट टेक्स 10 to 15 ईयर्स टू डेवलप। होता क्या है, इतनी ज़्यादा इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो जाती है कि डीकम्पेंसेटेड स्टेज में ये चला जाता है। इसको बोलते हैं सीवियर स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, अब इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इस हद तक हो चुकी है कि ये जो बढ़ा हुआ आपका LV है ये ढंग से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पा रहा है। सो बेसिकली द LV कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, राइट। वो ढंग से कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर पाएगा। अब वो कॉन्ट्रैक्ट ढंग से नहीं कर पा रहा है तो रिलैक्स ढंग से नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर वो ढंग से रिलैक्स नहीं कर पाएगा, ठीक है, रिलैक्स नहीं कर पाएगा तो रिलैक्सेशन के समय क्या होता है, फिलिंग होती है। तो यहाँ पे फिलिंग ढंग से नहीं होगी या फिलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी वही चीज़ जो आपकी अक्यूट केस में हो रही थी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला। और इजेक्शन फ्रैक्शन भी कम हो जाएगा। भाई LV में अब भाई पहले क्या हो रहा था, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हुई तो ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा था। जब LV कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड निकल रहा था। अब मैंने बोला इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी इस हद तक हो चुकी है कि ये ब्लड ना पड़ा हुआ है LV में, निकल ही नहीं पा रहा है ना। और ये LV की वॉल्स में इस प्रेशर लगाए जा रहा है ना। दो फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ यहाँ पे भी लगेगा, पर आई टोल्ड यू ना ये एक लिमिट तक लगेगा। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पे जो LV है ना, यहाँ पे जो LV है और उसका जो मसल है, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी के कारण वो डिकम्पेंसेटेड स्टेज में चला चुका है,
हार्ट फेलियर स्टेज में जा चुका है, अब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, क्योंकि ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है, एलवी में होता जा रहा है, जिसके कारण अभी मैंने ऊपर बताया लेफ्ट एट्रियल प्रेशर बढ़ेगा, जिसके कारण पल्मोनरी एडीमा होगा और डिस्निया होगा पेशेंट को। पर अब इसी चीज़ को होने में समय लग रहा है। अक्यूट में ये चीज़ बहुत जल्दी होती है और पेशेंट की डेथ हो जाती है विदिन 24 आवर्स। ठीक है, अब देखिए चेस्ट पेन का रीज़न क्या है, ये चीज़ भी समझते हैं यहाँ पे। पहली चीज़ तो मैंने ये बता दी कि यहाँ पे आपको चेस्ट पेन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ा उसके कारण हो रहा है। चेस्ट पेन मीन्स एंजाइना, है ना। दूसरा रीज़न क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग जो हमारी अभी तक है डायस्टोल के बारे में, वो ये है कि डायस्टोल वो फेस होता है कार्डिक साइकिल का जहाँ पे फिलिंग होती है हार्ट की। ठीक है, हमारी इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी नॉलेज अभी तक हमारे पास है कि डायस्टोल इज़ दैट फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल इन विच देयर इज़ फिलिंग ऑफ द एलवी। अब डायस्टोल में एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली कोरोनरी परफ्यूजन। यानी ये डायस्टोल ही होता है जिस समय हमारी बॉडी के उस हिस्से को खून मिलता है जो पूरी बॉडी को खून दे रहा है, दैट इज़ माय हार्ट। तो डायस्टोल के समय ही कोरोनरी परफ्यूजन हो रहा है। और मैं शुरू से बोल रही हूँ कि वॉल्यूम ओवरलोड डायस्टोल डिस्फंक्शन, वॉल्यूम ओवरलोड डायस्टोल डिस्फंक्शन है। देखो क्या हो रहा है, चेस्ट पेन क्या होता है, ड्यूरिंग डायस्टोल कोरोनरी सर्कुलेशन इज मैक्सिमम। अभी मैंने बताया डायस्टोल के समय कोरोनरी परफ्यूजन जो है वो मैक्सिमम होता है, बट हेयर ड्यूरिंग द डायस्टोल द ब्लड पूल्स इन एलवी। अब भाई डायस्टोल के समय आपको जो ब्लड किसको देना था, आपकी हार्ट को देना था, मायोकार्डियम को देना था, अब आपने वो ब्लड को पूल करके रख दिया है। मैंने बोला ना, ब्लड इकट्ठा होता जा रहा है एलवी में, पूलिंग हो गई ब्लड की एलवी में, जिसके कारण कोरोनरी परफ्यूजन कम हो जाएगा और पेशेंट को एंजाइना होगा। और इसीलिए यहाँ पे नाइट्रेट्स इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिव नहीं होते, दे आर लेस रिस्पॉन्सिव। मूविंग फॉरवर्ड टू द क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स वैसे तो अब आपने पढ़ ही लिए हैं, क्या क्या है देखिए। डिस्निया होगा, मैंने बताया पल्मोनरी फैक्टर के कारण। फटीग होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो गया है। पाल्पिटेशन होंगे, वॉल्यूम ओवरलोड की कंडीशन है। पीएनडी ऑर्थोपनिया लेटर स्टेजेस में होंगे। पेशेंट आपको बोलेगा कि टू एंड फ्रो हेड पाउंडिंग सेंसेशंस उसे फील हो रही है, मतलब हेड में कुछ टू एंड फ्रो पाउंडिंग सेंसेशंस उसको फील हो रही हैं उसकी हर एक हार्ट बीट के साथ। ठीक है, तो पेशेंट वुड कंप्लेन ऑफ दिस ऑल्सो। इसके अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग होती है, उसको एंजाइना बोलते हैं। और इस एंजाइना का एक नेचर है, उसको बोलते हैं हम लोग नॉक्टर्नल एंजाइना। नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दो तीन चीज़ें आपको समझनी है यहाँ पे। एंजाइना को अगर आपने समझ लिया तो आपने सारी चीज़ों को समझ लिया। पहली चीज़ एंजाइना के बारे में जो आपको समझनी है वो ये समझनी है कि ये जो एंजाइना है ये नॉक्टर्नल एंजाइना है। और दूसरी चीज़ जो समझनी है, यहाँ पे एंजाइना इज़ नॉट ऑन एक्सर्शन, एंजाइना इज़ ऑन रेस्ट। लेट अस अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। देखिए मैंने बोला नॉक्टर्नल एंजाइना। नॉक्टर्नल एंजाइना क्यों हो रहा है, मतलब पेशेंट को चेस्ट पेन होगा जब वो लेटेगा, क्योंकि जब आप लेटते हो, जब आप सोते हो, उस समय होता क्या है, ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। ठीक है, आपकी हार्ट रेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। अगर ब्रेडिकार्डिया होगा, आपको पता होना चाहिए कि ब्रेडिकार्डिया एक्चुअली प्रोलॉन्ग्स डायस्टोल। ब्रेडिकार्डिया जो है डायस्टोल को प्रोलॉन्ग करता है, एंड टैकीकार्डिया शॉर्टन्स डायस्टोल। दीज आर सम रूल्स दैट यू नीड टू नो। ठीक है भाई, रात हुई, पेशेंट लेटा, पेशेंट जैसे ही लेटा, थोड़ा ब्रेडिकार्डिया होगा। ब्रेडिकार्डिया हो तो डायस्टोल प्रोलॉन्ग हो गया, और डायस्टोल के समय तुम ब्लड की पूलिंग करा रहे थे। भाई नॉर्मली डायस्टोल फॉर एग्जांपल 0.5 सेकंड का था, अब तुमने डायस्टोल का ड्यूरेशन बढ़ा के 0.6 सेकंड कर दिया, तो अब और ज़्यादा पूलिंग होने लगेगी ब्लड की। भाई जितनी ज़्यादा पूलिंग होने लगेगी उतना कम परफ्यूजन होगा और पेशेंट को उतना ज़्यादा पेन होगा। सेम फिनोमेना यहाँ पे भी होता है। ज़्यादातर कंडीशंस में एंजाइना जो है वो एक्सर्शन पे होता है, पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में एंजाइना जो है वो रेस्ट पे होता है। क्यों? क्योंकि सिंपल चीज़, फिर से वही चीज़ समझो कि जब पेशेंट रेस्ट करेगा तो ब्रेडिकार्डिया होगा, ब्रेडिकार्डिया होगा तो डायस्टोल प्रोलॉन्ग हो जाएगा, डायस्टोल प्रोलॉन्ग होगा तो ज़्यादा ब्लड पूल होगा एलवी में। जितना ज़्यादा ब्लड पूल होगा एलवी में उतना कम कोरोनरी परफ्यूजन होगा और पेशेंट को उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, नाउ हाइपरटेंशन का क्या इफेक्ट होता है, इसको भी थोड़ा सा जल्दी से अपन समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट नॉर्मली डायस्टोल के दौरान जो मेरे एओर्टा का प्रेशर होता है वो 80 mm ऑफ एचजी होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 10 mm ऑफ एचजी होता है। और एक जनरल कंसिडरेशन ये होती है कि क्योंकि एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा है तो ब्लड को लीक बैक करना चाहिए, पर नॉर्मल इंडिविजुअल में एओर्टिक वॉल्व इतने शानदार तरीके से बंद होती है, जोन ऑफ कोएक्टेशन बनता है, जिसके कारण एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी पीछे नहीं जाती। पर अब किसी पर्सन को मान लो क्या है, किसी पर्सन को हो गया एओर्टिक रिगर्गिटेशन, तो एओर्टिक रिगर्गिटेशन में ये जो वॉल्व है ये ठीक से नहीं बंद हो पा रही है ना। एओर्टिक रिगर्गिटेशन के साथ इस बंदे को हाइपरटेंशन भी हो गया।
भाई अगर हाइपरटेंशन हो गया तो एओर्टा में जो प्रेशर अभी 80 था वही प्रेशर बढ़ करके 110 120 ऐसा हो जाएगा, डायस्टोलिक प्रेशर, है ना। और एलवी का भी प्रेशर बढ़ेगा, थोड़े थोड़े हद तक एलवी का भी प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन हाइपरटेंशन के केस में एओर्टा का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो पीछे की ओर धक्का देने वाला जो प्रेशर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए जो हाइपरटेंशन है वो एओर्टिक रिगर्गिटेशन को और ज़्यादा क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। एंड दिस इज़ वाई वी इंश्योर इन दिस पेशेंट कि हाइपरटेंशन को हम स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें, ठीक है। So we need to know this. Now coming to the signs of the aortic regurgitation, there are so many signs. If you want to learn, you could learn all of these, right? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको साइन याद हो जाएंगी, पर कौन सी साइन का क्या मतलब है चलिए उस चीज़ को सीखते हैं, बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट। कुछ साइंस इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखना है। सबसे पहली साइन कॉरिगेन साइन, इसका मतलब होता है प्रोमिनेंट कैरोटिड एंड सुप्राक्लेविकुलर पल्सेशंस। आई वुड रिकमेंड यू कि इस सेशन को लेने के बाद आप यूट्यूब में एक शॉर्ट क्लिप देख लेना एओर्टिक रिगर्गिटेशन की साइंस की, है ना, जिससे आपको ये साइंस अच्छे से याद हो जाएंगे। तो कॉरिगेन पल्स का मतलब क्या हुआ कि कैरोटिड और सुप्राक्लेविकुलर पल्सेशंस आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके अलावा डीमेसेड साइन का मतलब होता है हेड नॉडिंग विथ हार्ट बीट। हर एक हार्ट बीट के साथ पेशेंट जो है वो हेड को नॉट करेगा। देखो ऐसा क्या हो रहा है कि अपन को इतने सारे साइंस मिल रहे हैं, पल्सेशंस मिल रहे हैं, और बॉडी की ऑलमोस्ट हर एक आर्टरी में आपको पल्सेशंस मिलते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि भाई इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो चुकी है, ठीक है। और नॉर्मल चीज़ आप ये भी समझो कि फ्रैंक स्टालिंग लॉ लगता है भाई, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उस बढ़े हुए वॉल्यूम ऑफ ब्लड को निकालने के लिए फ्रैंक स्टालिंग लॉ लगेगा और बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा इस बढ़े हुए वॉल्यूम को निकालने के लिए। जब वो बहुत फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना तो अपन को जो पल्सेशंस हैं, मतलब वो पूरी बॉडी में वो पल्सेशंस फील होंगी जब वो फोर्सफुली ब्लड उससे निकलेगा आपके एओर्टा से, है ना। तो कॉरिगेन पल्स मिल सकती है आपको, है ना। लैंडोल्फी साइन मिल सकता है, प्यूपिल की साइज़ चेंज होती है हार्ट बीट के साथ, ठीक है। म्यूलर साइन मिल सकता है जिसमें यूविला की पल्सेशंस मिलती हैं। इसके अलावा रोजनबैक साइन होता है जिसमें लिवर की पल्सेशंस मिलती हैं, है ना। एक और चीज़ होता है जिसको बोलते हैं क्विंकी साइन, इसमें आपको डिजिटल कैपिलरी पल्सेशन यानी नेल बेड में आपको पल्सेशंस दिखती हैं। लाइट हाउस साइन में आपको ब्लैंचिंग एंड फ्लशिंग ऑफ द फोरहेड में आपको ब्लैंचिंग और फ्लशिंग जो पल्सेशंस हैं वो देखने को मिलती हैं। दो साइन हैं जो हमको एक साथ देखने हैं, वो हम देखते हैं आपकी फीमोरल आर्टरी में। पहला साइन होता है ट्रॉबिस साइन, इसमें पिस्टल शॉर्ट पल्सेशंस अपने को देखने को मिलती है। फीमोरल आर्टरी बहुत ही खतरनाक तरीके से आपको बूमिंग साउंड सी फील होती है। और डोरोजी साइन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आप अगर बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से फीमोरल आर्टरी को थोड़ा सा कंप्रेस करोगे तो आपको इंटरमिटेंट टू एंड फ्रो फीमोरल आर्टरी के सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक मर्मर जो है वो सुनाई देंगे, ठीक है। वाटर हैमर पल्स आपको मैंने बता ही दिया है, हाई वॉल्यूम एब्रप्टली राइजिंग कोलैप्सिंग पल्स होती है। और लिंकन साइन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बोला था कि अब्राहम लिंकन को ये कंडीशन थी तो आपको वहाँ पे पल्सेटाइल पॉप्लीटियल मिलेंगे। देखो बॉडी की जितनी आर्टरी है ना सब में पल्सेशंस आपको फील हो रही हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो आपको ये याद करनी है, एंड आई वुड सजेस्ट यू, दिस इज द मोस्ट बोरिंग पार्ट ऑफ दिस सेशन, राइट। सो जस्ट वॉच अ वीडियो ऑन अ यूट्यूब, राइट। आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है, धीरे धीरे। अब एक चीज़ होती है जिसको हम लोग, कुछ चीज़ें जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते बोलना, जैसे कॉरिगेन पल्स, वाटर हैमर पल्स, है ना, जो मैंने बोला। एक और चीज़ जो आप नहीं अफोर्ड कर सकते बोलना, दैट इज़ हिल साइन। ना दिस इज़ अ श्योरेस्ट साइन। हिल साइन जो होता है वो श्योरेस्ट साइन होता है। हिल साइन का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज़ समझो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इस कंडीशन में बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? इनिशियली एकदम से जब भाई एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा, फ्रैंक स्टालिंग लॉ, हर जगह फ्रैंक स्टालिंग लॉ लग रहा है ना। एकदम से जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बढ़ा, क्योंकि ब्लड पूल हो रहा है, दो सोर्सेस से ब्लड आ रहा है, तो भाई फ्रैंक स्टालिंग लॉ लगेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, जिसके कारण एकदम से स्ट्रोक ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा तो आपका सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ महसूस होगा, ठीक है, सिस्टोलिक बीपी बढ़ा हुआ मिल गया। पर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूँ, है ना, भाई डायस्टोल के समय हो क्या रहा है, मैंने बोल रखा है कि डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है, डायस्टोलिक डिस्फंक्शन है। डायस्टोल के समय एओर्टम में अपेरेंटली खून बच ही नहीं रहा है ना, वो बार बार पुल बैक हो रहा है आपके एलवी में, या एओर्टिक रिकॉइल कम हो जाती है डायस्टोल के दौरान, जिसके कारण डायस्टोल में आपको ऐसा लगने लगता है कि बीपी बहुत कम हो गया, और कई बार ये बीपी जीरो भी रिकॉर्ड होता है, राइट। इट इज़ अपेरेंटली वी परसीव द बीपी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर टू बी जीरो, इट इज़ नॉट जीरो। तो आपको 2, 4, 6 बार बीपी की रीडिंग इस पर्सन में लेना है, ठीक है। तो अगर आप इस पर्सन का पल्स प्रेशर निकालो, दैट इज सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक, तो वाइड आ रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग,
ठीक है। इसके अलावा हिल साइन में एक और चीज़ आपको याद रखना है, नॉर्मल पर्सन में जो अपर लिम और लोअर लिम का बीपी है, अगर आप अपर लिम में एक बार बीपी लो और लोअर लिम में बीपी लो, तो नॉर्मल पर्सन में जो डिफरेंस होता है ये लेस देन 20 मिलीमीटर ऑफ mg होता है। देखो लोअर लिम का जो प्रेशर होता है ना यूजुअली ज़्यादा होता है, लोअर लिम में प्रेशर 140/80 आता है, एंड देयर आर सो मेनी रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, राइट। बस आप याद रखो कि लोअर लिम का प्रेशर ज़्यादा होता है अपर लिम की कंपैरिजन में, तो नॉर्मल कंडीशन में ये जो डिफरेंस होता है लेस देन 20% ऑफ mm होता है, 20 mm ऑफ hg होता है, लेस देन 20 mm ऑफ hg है। पर हिल साइन के अकॉर्डिंग ये जो डिफरेंस है वो मोर देन 20 mm ऑफ hg हो जाएगा, एंड हिल साइन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट। तो दो चीज़ें याद रखोगे, वाइट पल्स प्रेशर है ना, और दूसरी चीज़ क्या याद रखोगे कि जो डिफरेंस है लोअर लिम माइनस अपर लिम का ब्लड प्रेशर दैट वुड कम मोर देन 20 mm ऑफ hg। और क्या क्या साइंस मिलेंगे पेशेंट्स में हमको, एपेक्स बीट बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइपरडायनामिक रॉकिंग मोशन ऑफ द प्रीकॉर्डियम। आपको पता है प्रीकॉर्डियम क्या होता है, हमारी स्किन हार्ट के जस्ट ऊपर वाली है ना, जहाँ पे आपको हाइपरडायनामिक एपेक्स मिलेगा, मतलब ऐसा फील होगा कि हार्ट इज बीटिंग एट दैट प्लेस इटसेल्फ, राइट। एपेक्स कहाँ पे देखते हैं हम लोग, मैंने आपको बताया है कि मिड क्लेविकुलर लाइन में, मिड क्लेविकुलर लाइन में 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, मिड क्लेविकुलर लाइन से आपको बस 2.5 सेंटीमीटर मीडियली जाना है, वहाँ पे आपको एपेक्स फील होगी। तो नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे मिलती है, पर यहाँ पे डाउन एंड आउट हो चुकी है वो, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हुई है ना, इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। और दूसरी चीज़ हाइपरडायनामिक होगी, रॉकिंग मोशन होगा, क्योंकि खून इतना फोर्सफुली निकल रहा है कि आपको वहाँ पर भी वो चीज़ फील होगी। हार्ट साउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो S1 जो है वो प्री मैच्योर साउंड के कारण कई बार सॉफ्ट आपको सुनाई दे सकती है, S2 पे ज़्यादा इफेक्ट होगा क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द एओर्टिक वॉल, तो रूट के कारण आपको लाउड A2 मिलेगा और वैल्व के कारण आपको सॉफ्ट मिलेगा, यू नीड टू रिमेंबर दिस। S3 की बात करूँ तो ये तभी सुनाई देगा जब फेल हो जाएगा, है ना, कितना ज़्यादा आपका डायलेटेड इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी हो चुकी है ना, LV की कैविटी की अगर मैं बात करूँ तो जब ब्लड आकर के टकराएगा है ना इसकी वॉल से, ठीक है, तो जो आपको हार्ट साउंड सुनाई देती है उसको हम लोग S3 बोलते हैं। वील हैव अ सेपरेट डिस्कशन ऑन ऑल दीज हार्ट साउंड्स, राइट, डोंट वरी। एंड S4 आपको नहीं सुनाई देगा, S4 यहाँ पे कोई रेफरेंस नहीं है। मरमर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड अगेन यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस, राइट। 3 टाइप के मरमर सुनाई दे रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहला मरमर है इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर क्यों सुनाई दे रहा है, सबसे पहले कहाँ पे सुनना है इसको, बेस ऑफ हार्ट पे हम इसको सुनते हैं। देखिए हुआ क्या भाई, ये सिस्टोल के समय सुनाई दे रहा है। सिस्टोल के समय होगा क्या कि ये मेरा LV है और ये मेरा एओर्टा है, ठीक है, ये मेरा एओर्टा है, ठीक है, एंड दिस इज द एओर्टिक वॉल जो कि इनकम्पिटेंट हो चुकी है। पर सिस्टोल के समय हो क्या रहा है, माई LV इज कॉन्ट्रैक्टिंग, माई LV इज कॉन्ट्रैक्टिंग, तो बहुत फोर्सफुली ये ब्लड निकलेगा। अगेन आई वुड रिपीट इट वंस अगेन, फ्रैंक स्टालिंग लॉ, क्योंकि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। जब ये फोर्सफुली निकलता है ना, बहुत फोर्सफुली निकलता है, इसके कारण आपको बेस ऑफ हार्ट पे एक मरमर सुनाई देता है जो कि ब्लड के इजेक्शन के समय सुनाई दे रहा है फेस ऑफ सिस्टोल में, इसीलिए इस मरमर को बोल देते हैं इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू रिमेंबर इट, राइट। इसके अलावा आपको और क्या सुनना है, वेरी इंपॉर्टेंट, डायस्टोल के समय 2 मरमर सुनाई देते हैं, हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। पहला अर्ली डायस्टोलिक मरमर जिसको हम लोग डिक्रेसेंडो मरमर बोल रहे हैं, है ना, ये क्यों मिला था अपन को, वापस से इस पे आते हैं, इस डायग्राम पे आते हैं। देखो 2 मरमर्स हमने डिस्कस किए थे। पहला मरमर मैंने आपको बताया था वो इसलिए सुनाई दे रहा है, द फर्स्ट काइंड ऑफ मरमर वी आर हेयरिंग इन दिस कंडीशन इज बिकॉज कि एओर्टा से खून LV में आ रहा है, पहला मरमर इसलिए सुनाई दिया, ठीक है, अर्ली डायस्टोलिक मरमर था वो। और दूसरा मरमर इसलिए सुनाई दिया क्योंकि ये जो ब्लड है ये आपका टकराएगा किससे, एंटीरियर वॉल्व, एंटीरियर जो लीफलेट है मिट्रल वॉल्व की, उससे, और इस मरमर को बोलते हैं ऑस्टिन फ्लिंट मरमर या मिड डायस्टोलिक मरमर। तो भाई ये मरमर्स के नाम आपको लर्न करने हैं, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न दिस, ठीक है। तो हमें मिड डायस्टोलिक मरमर या ऑस्टिन फ्लिंट मरमर भी सुनाई देता है। तो डायस्टोल के समय 2 मरमर और सिस्टोल के समय 1 मरमर, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर। कई बार इस पेशेंट में हमें वी आर एबल टू सी अ कंडीशन कॉल्ड एज पल्सस बिस्फेरियंस। पल्सस बिस्फेरियंस का मतलब होता है सिस्टोल के समय हमें इस पेशेंट में 2 पीक्स मिलेंगी, ठीक है। सिस्टोल के समय नॉर्मली क्या होता है, देखिए सिस्टोल के समय केवल 1 पीक मिलती है, फिर डायक्रोटिक नॉच आता है, फिर डायस्टोल का फेस आ जाता है, ठीक है। इस पर्सन में हमें सिस्टोल के समय 2 पीक मिलती है, राइट। फ्यू समझ में आ गया तो वेल एंड गुड। इसके बारे में हमने कार्डियोमायोपैथी में भी डिस्कस किया, आपको वहाँ पे ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो आपको ECG करना है, CVS में कॉमन चीज़ है, ECG करोगे, चेस्ट एक्सरे करोगे और इको करोगे। ECG करने पे लेफ्ट एक्सिस का डेविएशन मिलेगा,
अगेन एक्सेस कैसे कैलकुलेट करते हैं ईसीजी वाले सेशन में हम बहुत अच्छे से सीखेंगे। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी अपन को, ठीक है। चेस्ट एक्सरे की बात करूँ तो सीटी रेशियो बढ़ा हुआ मिलेगा, राइट, द सीटी रेशियो वुड बी इंक्रीज। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर आपको देखनी है ना, तो बेसिकली आप क्या करो, आपको 2 लीड देखनी होगी। आपको V1 देखना पड़ेगा और आपको V5 और V6 देखना पड़ेगा। V5 या V6 में कोई एक देखना पड़ेगा। तो आप V1 में देखते हो S और V5 V6 में R देखते हो। ECG की आपको वेव्स पता है, P वेव, ठीक है, Q वेव, R वेव, S वेव, T वेव। P वेव, Q, R, S, T वेव। मैंने क्या बोला, आपको पता है ECG में 12 लीड्स होती हैं, तो V1 में आप S को देखो, V1 में आप इस S वेव को देखोगे, और V5 या V6 में किसको देखोगे, V5 V6 में इस R को देखोगे। बेसिकली आपको इन दोनों को काउंट करना है। ECG में आपको पता है ऐसे बॉक्सेस होते हैं, ठीक है, और एक जो डब्बा होता है ना, एक बड़ा डब्बा, वो 5 मिलीमीटर का होता है। तो ऐसा बोलते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दें अपन, ठीक है, तो ये मोर देन इक्वल टू 35 मिलीमीटर अगर आ रहा है, मतलब LVH हो चुका है, ठीक है। इसको अगर आपको समझना है तो आप हाइपरट्रॉफी वाले हाइपर कार्डियोमायोपैथी वाले सेशन में बहुत अच्छे से समझ सकते हो। एल्स मैंने अगेन मैं आपको बता दूं, ECG वाले डिस्कशन में हम ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मर्मर्स भी हम सेपरेटली सारे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, हार्ट साउंड्स भी हम सेपरेटली बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करूँ तो अक्यूट और क्रॉनिक दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों का मैनेजमेंट अलग अलग होगा। अक्यूट की बात करें तो एक इमरजेंसी कंडीशन है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। यहाँ पे अक्यूट डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर होता है। क्यों हुआ, क्योंकि वर्कलोड बढ़ा। वर्कलोड क्यों बढ़ा, क्योंकि प्री लोड बढ़ा था और आफ्टर लोड बढ़ा था। तो मेरा एम क्या होगा मैनेजमेंट का कि भैया प्री लोड कम कर दो और आफ्टर लोड कम कर दो, है ना, इससे वर्कलोड कम हो जाएगा। प्री लोड कम करने के लिए आप इंट्रावीनस फ्यूरिसमाइड दे दोगे जो कि एक ल्यूब डाययूरेटिक है, और आप आफ्टर लोड कम करने के लिए एक डायलेटर दे दोगे, दैट इज सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। एक और चीज़ याद रखिए, आप कितना ही मैनेजमेंट कर लो मेडिकल, आपको सर्जरी विद इन 24 आवर्स करनी पड़ेगी, एल्स द पेशेंट वुड डाई, राइट, इट इज़ एन इमरजेंसी। और सर्जरी कुछ भी नहीं है, मिट्रल वॉल का रिप्लेसमेंट करना होता है। एक और चीज़, इस पेशेंट में कभी भी बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या करा देगा, ब्रेडिकार्डिया करा देगा। फिर वही कहानी चलेगी। ब्रेडिकार्डिया के समय मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो डायस्टोल है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है ना, और ज़्यादा पूलिंग होगी, और ज़्यादा कोरोनरी परफ्यूजन कम होगा, और ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत होगी। क्रॉनिक AR के मैनेजमेंट के लिए हमें देखना है कि पेशेंट सिम्टोमैटिक है कि एसिम्टोमैटिक है। अगर सिम्टोमैटिक है तो एओर्टिक वाल्व का रिप्लेसमेंट आप आंख बंद करके कर दो। पर अगर पेशेंट एसिम्टोमैटिक है, ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें देखनी है। आपको डायमीटर देखना है लेफ्ट वेंट्रिकल का, और आपको इजेक्शन फ्रैक्शन देखना है। इजेक्शन फ्रैक्शन अगर लेस देन इक्वल टू 55% है, मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का डायस्टोल के एंड में जो डायमीटर है वो अगर मोर देन 50% बढ़ चुका है, समझ में आ रहा है, मतलब लेफ्ट वेंट्रिकल इतना ज़्यादा डायलेट हो चुका है कि डायस्टोल के एंड में उसका जो डायमीटर है वो 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है, और इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन अगर 55% हो जाए तो आपको एओर्टिक वॉल्व रिप्लेसमेंट कर देनी है। So this is all about the aortic